Hello student, today we are going to start lesson number 4 of economics class 10th, in which we have to discuss about a term that is called globalization and the Indian economy. Before starting, we have to discuss that in 1991 Indian government adopted three policy that is called NEP, New Economic Policy, in which Indian government adopted LPG, liberalization, privatization and globalization. In class 10th, we have to discuss about globalization. What is globalization? It is the process of rapid integration or interconnection between countries. डिफरेंट कंट्रीज के बीच रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन जो होता है, यानी पूरा का पूरा विश्व जब एक मार्केट बन जाता है तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है. देयर इज वन मोर वे थ्रू विच कंट्रीज आर बिकमिंग क्लोजर एंड that is movement of people between countries. People usually move from one country to another in search of jobs or better education. This is also a result of globalization. बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, जॉब्स अपॉर्चुनिटी हो या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी हो, उसके लिए पूरा का पूरा विश्व आज एक मार्केट प्लेटफॉर्म बन गया है. इस कंडीशन को ही ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. यू कैन सी ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट पैटर्न्स दिए गए हैं. इन्वायरमेंट, मोनोपोली पावर, कैपिटलिज्म, कल्चर, फ्री ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, श्रिंकिंग वर्ल्ड, टेररिज्म, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इक्वलिटी, कम्युनिकेशन, रिकॉग्नाइजेशन, ट्रेड वर्सेस एड, आउटसोर्सिंग, ब्रांड, exploitation, growth, poverty, that all things are just going to connected to worldwide. So the term globalization refers for the making of the total world like a business platform. Impact of globalization India. Greater competition among producers. ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट सबसे पहला ये है कि प्रोड्यूसर्स के बीच बहुत बड़ा कंपटीशन है. बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर हैज़ बीन टू एडवांटेज टू कस्टमर्स. There is greater choice before these consumers who now enjoy improved quality and lower prices for several products. Foreign investment has increased. आज FDI भी इंक्रीज हो गया है. कंज्यूमर्स के पास इम्प्रूव्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है. कंपटीशन इतना है कि मार्केट में अगर उसको एक मोबाइल ख़रीदना है तो उसके पास 10 ब्रांड है. उस ब्रांड में सस्ता सुंदर टिकाऊ यानी SST जो होगा उसी को कंज्यूमर खरीदना चाहेगा. फैक्टर्स दैट द इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन. टेक्नोलॉजी. द फर्स्ट नंबर फैक्टर who enabled globalization, technology. Rapid improvement in technology has been one major factor that has stimulated globalization process. Due to technology there has been improvements in various fields, as in different fields में ग्लोबलाइजेशन के इम्प्रूवमेंट में टेक्नोलॉजी का अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. उसमें फर्स्ट नंबर पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी. एक समय था जो बैलगाड़ी से चलते थे, आज हमारे पास हवाई जहाज़ है और हमारा ट्रेड काफ़ी इजी हो गया है. और इस सिस्टम्स की वजह से गुड्स एंड मटेरियल्स बड़े आसानी से कम समय में एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं. इस वजह से ग्लोबलाइजेशन का पैटर्न बढ़ा है. एयरलाइन से हमारे पास, जिससे कंपटीशन बढ़ा है एयरलाइंस का प्राइवेट होने के कारण, और आज कॉस्ट जो है एयर ट्रांसपोर्ट का कम हो गया है. धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आम आदमी भी एयरलाइंस का इस्तेमाल करने लगेगा. दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर. It is the major sector which introduced the globalization like term. Due to the IT industries, the globalization has played a vital role in all over the world. Remarkable improvements have in the areas of telecommunication, computers and internet. टेलीकम्युनिकेशन यू हैव सीन, टेलीग्राम है, टेलीफोन है, मोबाइल्स है, फैक्स है, ईमेल्स है. तो डिफरेंट एरिया में बड़ी आसानी से कम्युनिकेशन हो सकता है. एक देश से दूसरे देश में कम्युनिकेशन बड़ी आसानी से हो सकता है. यही कारण है कि ग्लोबलाइजेशन का दौर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है. कंप्यूटर और इंटरनेट फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है.
ईमेल भेज सकते हैं, वॉइस मेल कर सकते हैं, वॉइस कॉल के साथ साथ ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हैं, जो काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यू कैन सी ग्लोबलाइजेशन इन्वायरमेंट, कल्चर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी सबको एक मार्केट प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। यानी पूरा का पूरा वर्ल्ड एक मार्केट प्लेटफॉर्म बन गया है और हम घर बैठे बैठे आज देश विदेश की खबरें, देश विदेश के इन्वायरमेंटल इश्यूज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिकल, कल्चर, सोसाइटी सब चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। जैसे आज कोरोना का पीरियड है और यू कैन सी ऑल द स्टेटस कैन बी ऑब्टेन ऑन द मल्टीमीडिया सिस्टम easily. These rapid transformation, middle of 20th century, production was largely organized within the countries. What crossed the boundaries were mainly the raw materials, foodstuff and finished product. Trade was the main channel connecting distant country. ये मेजर प्रोपोर्शन थे। ट्रेड हिस्ट्री क्या था? वेरियस ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ एशिया टू मार्केट्स बोथ इन द ईस्ट एंड वेस्ट एंड एक्सटेंसिव ट्रेड दैट टुक प्लेस एलोंग दीज रूट्स। ट्रेड के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने ही आई थी, बट इंडियन सिचुएशन को देख करके उसने हमारे देश को गुलाम बना लिया था। शुरू से ही इंडिया सोने का चिड़िया रहा है और ट्रेड का एक बहुत अच्छा प्लेस रहा है। सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था ये, चाइना से हमारा ट्रेडिंग होता था। उसके अलावा अलग ट्रेडर्स, पुर्तगाली हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, फ्रेंच हो गए, सब लोग इंडिया में ट्रेड करने आते थे। Foreign trade, you can see this diagrammatic representation is just going to showing that India was the golden bird. Function or purpose of foreign trade. Foreign trade creates an opportunity for the producer to reach beyond the domestic market, that is markets for their own countries. एक्चुअली फॉरेन ट्रेड एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करता है जिससे एक अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूसर्स के पास आ जाता है कि डोमेस्टिक मार्केट के अलावा वो इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना कब्जा और सिक्का जमा सकता है। Producer can sell their produce not only in markets located with the country but can also sell in the वर्ल्ड वाइड मार्केट। और वर्ल्ड वाइड मार्केट पे अगर फॉरेन कंट्री में बेचता है तो उसको अच्छा इनकम मिलता है। यही कारण है कि आज कोई भी प्रोड्यूसर चाहता है कि इंटरनेशनल मार्केट में उसका अपना एक रोल हो। फॉर द बायर्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्री इज वन वे ऑफ एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। एक्चुअली डोमेस्टिकली जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसकी क्वालिटी, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट की डिज़ाइन को प्रोड्यूसर बड़े काबिलियत से बढ़ाने की कोशिश करता है जब वो इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखता है। यू कैन सी देयर आर वेरियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इट्स पॉजिटिव इफेक्ट्स आर विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड, गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेज। आज कंज्यूमर्स के पास बहुत सारा चॉइस है, बहुत सारी कंपनियां हैं और उन कंपनियों में से जो सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ मटेरियल हमें लगता है हम उसको खरीदते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन और फॉरेन ट्रेड का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल। और एक्चुअली प्राइसेस भी इक्वल ही रखना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। Producer in the two countries now closely compete against each other even though they are separated by thousands of miles. कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी सिस्टम है जिससे पूरे मार्केट को कनेक्ट करके एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बना दिया है और इस हिसाब से प्रोड्यूसर्स अपने जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है वो मार्केट का एनालिसिस करता है और मार्केट के एनालिसिस करके उस प्रोडक्ट की कीमत को रखता है जिससे कि वो मार्केट में कम्पीट कर सके, क्योंकि द होल कंट्रीज आर जस्ट गोइंग टू इंटर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द टेली कम्युनिकेशन एंड अनदर मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन। हाउ फॉरेन ट्रेड बेनिफिट टू इंडिया टू चाइना? Chinese got an opportunity to trade and expand their business. As we know, within a year 70 to 80% of toys shops have replaced Indian toys with Chinese toys. चाइना ने एक्चुअली अपने मार्केट पॉलिसी को इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है कि उसकी मटेरियल बेशक घटिया हो लेकिन सस्ता सुंदर होने के कारण लोग आसानी से उसे खरीद लेते हैं। आज इंडियन मार्केट में इंडियन टॉयज शॉप बुरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं, उसकी जगह पे चाइनीज़ टॉयज ने अपनी जगह ले ली है क्योंकि चाइनीज़ टॉयज सस्ते होते हैं और सुंदर दिखते हैं, उसकी कीमत काफ़ी कम होती है। इंडियन बायर्स हैव मोर चॉइस नाउ, प्राइसेस आर चीपर नाउ, डिजाइन आर न्यू बट ड्यू टू द चीपर प्राइस एंड न्यू डिजाइन द इंडियन टॉय मेकर्स फेस लॉसेस एंड देयर टॉयज आर सेलिंग मच लेस। अब कम बिक्री होने लगा जिसकी वजह से इंडियन टॉय बनाने वाले जितने भी
बिजनेस इंटरप्रेनर थे, उन्होंने अपने बिजनेस को बंद कर लिया और उन्होंने चाइना से टाई अप करके चाइना के प्रोडक्ट को ही बेचना जारी रखा। एमएनसी एक्चुअली एक मल्टीनेशनल कारपोरेशन होता है जो एक ये देश में नहीं होकर के कई देशों में अपने बिजनेस को चलाता है, जहां उसको ईजी एंड लेबर लॉ सही लगता है वहाँ पे अपने ऑफिसेज फैक्ट्रीज को खोलता है और पूरे वर्ल्ड में अपने मार्केट ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं और एमएनसी के पास तो इतना पैसा होता है कि किसी डेवलपिंग कंट्रीज के टोटल वेल्थ से भी काफ़ी ज़्यादा उनके पास पैसा होता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एमएनसी के, इन्फोसिस हो गया, एचपी हो गया, एचसीएल, आईबीएम, आईगेट हो गया, नीट हो गया, उसके अलावा कोका कोला हो गया, एलएनटी, इन्फोटेक, टाटा इंडिकम, उसके अलावा आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, मारुति हो गया, बजाज हो गया। ये कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज को दिखाया गया है जिसका बिजनेस प्लेटफॉर्म कई देशों में है और इस वजह से ये इंटरनेशनल मार्केट से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। Factors condition of the setup MNC. MNC setup production where it is close to the market, where there is skilled labor available at low cost, where the availability of other factors of production is assured. They look for the government policy that took after their interest. इंडिया में एमएनसी लगने का सबसे बड़ा कारण ये है कि स्किल्ड लेबर सस्ते दर में मिलता है। अगर अमेरिका में स्किल्ड लेबर ढूंढने जाएंगे तो लाख रुपए सैलरी कम से कम होगी, हमारे देश में स्किल्ड लेबर 10,000 में भी मिल जाता है, जिससे कोई भी बड़ी बड़ी एमएनसी आसानी से इंडिया में अपने बिजनेस सेटअप लगाना चाहती है और आज हमारे देश में बहुत सारी एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। गवर्नमेंट ने भी लाइबरेराइजेशन के थ्रू लेबर लॉज में काफ़ी ढील दे दी है, जिसकी वजह से लेबर्स का लॉस हो रहा और इन बड़ी बड़ी कंपनियों को काफ़ी मुनाफा हो रहा। इन्वेस्टमेंट, द मनी डेट इज स्पेंड टू बाई एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट मेड बाई एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले क्या था, एफडीआई नहीं था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं था। पहले अगर इंडिया में बिजनेस करना है किसी एमएनसी को तो उसको इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करके बिजनेस करना होता था। अब क्या है, एफडीआई है, कोई भी विदेशी कंपनी, एमएनसी कंपनी हिंदुस्तान में अपना पैसा लगा सकती है। इस पैसे को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। Now, various ways in which MNC are spreading their production. There are variety of ways in which MNC are spreading their production and interacting with local producer in various countries across the globe. They do this by the various means. By setting up partnership with local company. Local company के साथ partnership कर लेते हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, फोर्ड कंपनी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ टाई अप किया था, होंडा ने हीरो के साथ टाई अप किया था जिससे हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनी थी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पार्टनरशिप के आधार पर लोकल कंपनी के साथ सेटअप करके चलती है। बाई क्लोजली कॉम्पिटिटिंग विद लोकल कंपनीज और बाइंग देम, द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाई अप लोकल कंपनी। एक्चुअली कोई बड़ी कंपनी सबसे पहले हैंडल करती है, लोकल कंपनी को खरीदने की कोशिश करती है और अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने की कोशिश करती है। As a result, production in these widely dispersed locations in getting interlinked, MNC are exerting a strong influence on production at these distant locations. MNC are playing major role in the globalization process. आज MNC की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम ग्लोबलाइज हो चुका है, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, ट्रेड का फील्ड हो, हेल्थ फैसिलिटी की बात करें या ग्रोसरी तक की बात करें, इसमें भी बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी है, एमएनसी कंपनियां आ चुकी है और उन लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाना जारी रखा है, जिसकी वजह से हमारे देश के जो छोटे छोटे कारोबारी है उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है और वो डूबने के कगार पे है। ऑर्गेनाइजेशन, द फंक्शन ऑफ द WTO एक्चुअली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका क्या फंक्शन होता है, इस्टाब्लिशिंग रूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का रूल क्रिएट करता है। इंश्योरिंग द रूल्स आर फॉलोड, प्रमोटिंग रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स एक्चुअली किसी देश के इंटरनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है, लेकिन ट्रेड बैरियर सभी देश नहीं लगा सकते क्योंकि ट्रेड बैरियर लगाने के बाद WTO उसमें अड़ंगा डालता है। WTO is against barrier on trade in the form of tariffs and import duties as these impede the flow of capital, investment and technology. These mechanisms prevent the functioning of free trade. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच just going to improve and just going to looking after the ट्रेड ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को देखता है। इसे WTO के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में है। डिफाइन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 चीज़ों को दिया गया था, LPG, लाइबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन और सिस्टम को कम कर दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट चीज़ों पे फोकस किया जाता है। थैंक यू, दैट इज़ ऑल अबाउट द लेसन। दिस इज़ द समरी ऑफ द लेसन।